चलो जी, लेट्स टेक द फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, मैं अभी आपको ना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लास्ट क्लास में किए थे उनसे थोड़े से डिफरेंट वाले कंपाउंड्स ले लेती हूँ। ठीक है जी, जैसे कि लेट अस से ये कंपाउंड लिया मैंने, आईयूपैक नेमिंग की प्रैक्टिस हो रही है, सभी बच्चे साथ साथ एग्जांपल्स को कॉपी पे भी नोट करेंगे। जैसे पहले एग्जांपल है COCl3 NH3 थ्राइस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोबाल्ट इज X, 3 into Cl is -1, 3 into ammonia is 0, total is 0, तो X comes out to be +3, तो दिस इज +3 ऑन द कोबाल्ट। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, इसका नाम C से स्टार्ट होता है, इसका नाम A से स्टार्ट होता है, तो क्या करेंगे बच्चों, कौन सा पहले आएगा बताओ, A वाला या C वाला? ए वाला। तो दिस इज ट्राइअमीन, ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट एंड देन इज 3। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करो। नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है बच्चा? यस चलो मैम। मेरे साथ पार्टिसिपेट भी करो डिस्कशन में। COONO3NH3, लास्ट क्लास में बेटा मैंने तुम्हें एम्बीडेंटेट लिगेंड बताए थे ना? यस मैम। कितने बच्चों को याद है एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? अच्छा, ये पता है कि मैम ने कराए थे, हाँ, तो वर्ड याद करके आए हो, ये पढ़ के आए हो कि मैम ने क्या क्या कराया था, या आंसर भी आते हैं? आते हैं थोड़े बहुत। यस थोड़े मैम। बहुत ही बता दे, चल जितना आता उतना बता दे। एम्बीडेंटेट लिगेंड बच्चा जी वो होते हैं जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, किसी भी साइड से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो सकता है। ठीक है बेटे, जैसे आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बोथ आर द डोनर एटम्स इन द केस ऑफ द ONO, तो दिस इज X + 3 इंटू ONO के ऊपर चार्ज -1 होगा, 3 इंटू एक अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, टोटल इज 0 एंड X कम्स आउट टू बी +3। ठीक है, तो ये चार्ज आ गया। तो अब इतना क्लियर है बच्चा, इसका सबको आ गया चार्ज निकालना? यस मैम। ये ना मैं लीगेंड वाली लिस्ट से ले रही हूँ सारे, आपको लीगेंड वाली लिस्ट दी थी ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एनसीईआरटी में भी उतनी नहीं दी हुई जितनी मैंने दी है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको लर्न कर लेना। तो बेटा अब इसके नाम में देखो, इसका नाम नाइट्राइटो O होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ये A है। हमें ट्राई नहीं कंसिडर करना होता अल्फाबेटिकली नेमिंग में, एमीन का A और इसका N कंसिडर करना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई, साथ साथ बोलो मेरे, अमीन। एमीन, ट्राई नाइट्राइटो O कोबाल्ट टी। 3। सही है क्या कहानी? यस ठीक है, मैम। वाले दो नेम किसको क्लियर है? यस मैम। यस। चलो वेरी गुड। यस मैम। थर्ड वाला है बच्चा जी FeOX2 और H2O के ऊपर है, क्या बता दे तुम्हें, माइनस। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि OX कौन सा लिगेंड है? OX कौन सा लिगेंड है बेटे? 2CO नेगेटिव। हाँ, C2O4 2 नेगेटिव, या COO नेगेटिव या COO नेगेटिव होता है, और इसका नाम क्या है, ऑक्सालेटो। क्या नाम है? ऑक्सालेटो। ठीक है, तो अब इसके नेम में ट्वाइस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा डाई एक्वा डाई। मैंने डाई ऑक्सालेटो लिखा है, कई बार जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें बिस भी दिया हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ड्राई ऑक्सालेटो। तो बच्चा जी चार्ज कितना आया, Fe पे चार्ज X है, 2 इंटू OX पे -2 प्लस 2 इंटू वाटर पे 0 इज इक्वल टू -1, तो X कितना आ गया बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी से, +3। कितना आ गया, +3। +3। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटे, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम के पीछे 8 लगता है, ट्राई एक्वा ट्राई ऑक्सालेटो फेरेट, और बाद में 3। ठीक है, बाकी ये माइनस लगा हुआ तो इसके साथ लगाएंगे आयन। ठीक है,
फिर से मैं बता रही हूँ, डाई एक्वा डाई ऑक्सालेटो फेरेट 3 आयन। क्लियर है बेटे? Yes, ma'am. फोर्थ एंड लास्ट ऑफ दिस कैटेगरी Hg2, पहले Ag2 Hgi4। यहाँ से कैसे एस्टिमेशन लगा लेंगे, क्योंकि कैटायन में तो +2 है तो एनायन भी -2 होगा, तो एनायन -2 से चार्ज कैसे निकलेगा? मरकरी का x 4 इंटू आयोडीन का -1 और टोटल चार्ज सर पे -2 है, तो x कम्स आउट टू बी +2। तो जब इसका नेम लिखोगे तो पहले तो सिल्वर ही लिखेंगे सिंपल, और सिल्वर के ऊपर भी चार्ज कितना है? 1 है, लिखने को लिख सकते हो, 2 के ऊपर 2 होगा। ठीक है, बाकी 4 लगे हुए हैं तो इसका आएगा टेट्रा आयोडाइडो। आयोडाइडो भी लिख सकते हैं, आइडो भी लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ पर आपको साथ ही लिखना है। ये मरकरी है ना, पर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगेगा, मर्क्यूरेट। और इसके साथ आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इसमें आयन नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैटायन एंड आयन दोनों थे। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम लास्ट वाला बता दो। अच्छा, सिल्वर 1 पे +1 चार्ज होता है ना अविनाश, यस मैम। तो 2 पे +2 हो गया, तो अगर कैटायन वाला पोर्शन +2 है तो एनायन वाला भी कितना होगा? -2। -2। अभी तो न्यूट्रल होगा ना बच्चा। अब इसका चार्ज देख ले, मरकरी का कितना आ जाएगा? x +4 इंटू आयोडीन पे कितना होता है? -1। टोटल चार्ज किसके बराबर आया? -2। तो x पे चार्ज निकाल लिया +2। अब बाहर क्या लगा हुआ है? सिल्वर। बाहर वाले में ना आपको डाइट्राई नहीं लिखना है, तो दिस इज सिल्वर 1 एंड देन इज अ टेट्रा। ठीक है, टेट्रा मतलब 4। आयोडाइडो भी लिख सकते हो, आइडो भी लिख सकते हो। बाकी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बाद में लिखा हुआ है और कैटायन वाला पार्ट पहले है, तो इसलिए इसके नाम के पीछे 8 लगेगा, मर्क्यूरेट। ये मरकरी है ना, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पीछे। यस ठीक है मैम। अविनाश? यस मैम। अब जैसे यहाँ पे इस स्लाइड से किसी को कुछ पूछना है या हटा दूं? मैम हटा दो मैम। ठीक है बेटे। अब आप देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या है कि कई बार आपको ना एग्जाम में कुछ ऐसा, ये तो आप पढ़ के गए हो, 5th एग्जाम्पल हो जाएगी ये। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा आ जाता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों में कॉम्प्लेक्स है, CrNH3 6 और COCN6, ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम्हें पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस पे क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और तो अगर ये +3 है और तो ये -3 होगा, ये मुझे कैसे पता लगा? आप इस पे सारे कॉम्बिनेशन लगा के देख लेना, +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो इनमें से जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +3 होती है। तो जब आप ये वाला कॉम्बिनेशन लगाओगे ना, इसमें देखो क्रोमियम x हो जाएगा 6 इंटू अमोनिया 0 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज +3 आ गया, तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, तो क्रोमियम +3 देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये +3 है तो ये -3 होगा। कोबाल्ट इज x 6 इंटू साइनाइड इज -1 इज इक्वल टू -3, तो x कम्स आउट टू बी +3, तो इस पे भी +3 आता है, और इस वाले केस में भी ये स्टेबल है, तो इसलिए दोनों पे +3 -3 आराम से जाता है। तो यहाँ पे जब कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों तो आप इसका नाम कैसे लिखते हो? जैसे 6 दिए हुए हैं ना यहाँ पे, तो इसे लिखेंगे हेक्सा, और उसके बाद लिखेंगे एमीन। बाकी बेटा क्या है इसमें? ओके, क्रोमियम। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रोमियम, और क्रोमियम के पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? 3। और अब कैटायन आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, तो आगे क्या आ जाएगा? हेक्सा साइनो। अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो इसके नाम के पीछे 8 लगेगा, तो कोबाल्टेट, और इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? 3। हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3। तो ये एक डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये कैसे आया, चार्ज मैंने कैसे लिए? +3 -3 इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने ऐसा चार्ज कॉम्बिनेशन ढूंढा जिससे इस पे +3 चार्ज आए और इस पे -3 आए। ठीक है, तो क्रोमियम +3 आ गया, यहाँ पे कोबाल्ट +3 आ गया। जब इसका चार्ज लिखेंगे तो ये हेक्सा अमीन क्रोमियम 3+ हो जाएगा, और ये हेक्सा साइनो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्टेट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका चार्ज आ जाएगा। 6 भी एक डिफरेंट टाइप का करवा देती हूँ, ठीक है, वैसे ये कम आते हैं पर फिर भी हैं तो कर लो। जैसे मान लो आपको कोबाल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लगाया हुआ है इसके ऊपर OH,
और यहाँ पे फिर से कोबाल्ट दिया हुआ है और इसके ऊपर नीचे लगाया हुआ है NH। तो यहाँ पे आपके पास लगा दिया उसने NH3 ट्वाइस और Cl2, और यहाँ पे उसने लगा दिया इस साइड पे H2O ट्वाइस एंड Br2। मतलब इतना कुछ आ गया आपके पास, 2 4 5 6 7 8 प्लस 4। ऐसे कुछ बना बनाया आ गया। तो आप क्या करोगे, Br पे चार्ज -1 है, 2 इंटू वाटर पे चार्ज 0 है, कोबाल्ट पे चार्ज x है, OH पे चार्ज -1 है, NH पे चार्ज -2 है, कोबाल्ट पे चार्ज फिर से x है, 2 इंटू NH3 पे चार्ज 0 है, Cl पे चार्ज -1 है, इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या आ गया, देखो x और x 2x आ गया, नेगेटिव गिन लो, 2 3 4 5 है तो इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। तो -6 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया +3। तो आपको मतलब पूरी लाइन से चल देना है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। Br पे चार्ज -1 है, 2 इंटू वाटर पे चार्ज 0 है, कोबाल्ट हमें पता नहीं x ले लिया, OH का चार्ज -1 होता है हमें पता है, NH का चार्ज -2 होता है हमें पता है, फिर से कोबाल्ट आ गया, इसका x लिख दिया, 2 इंटू अमोनिया 0, 2 क्लोरीन का 0, 2 क्लोरीन का -2, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 2 4 एंड 6, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 आ गया। तो +3 इज द चार्ज ऑन द कोबाल्ट। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखो इस साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले क्या नाम जाएगा, ब्रोमो, है ना। अब उसके बाद क्या जाएगा, नहीं पहले एक्वा है, तो डाई एक्वा ब्रोमो। उसके बाद किसकी बारी आती है, कोबाल्ट की बारी आती है। जहां पे भी कोबाल्ट आया उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब देखो ये वाली जो चीजें हैं ना, इनको ब्रिज्ड लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्रिज्ड लिगेंड्स। ब्रिज्ड लिगेंड वो होते हैं जो दोनों के साथ अटैच होते हैं। इनका नाम लिखते हुए म्यू लगाना पड़ता है, म्यू। इसका नाम क्या है, हमने उस दिन पढ़ा था, बताया था ना आपको, NH2 का नाम एमाइडो, इसका नाम इमाइडो, और इसका नाम H। तो पहले म्यू हाइड्रोक्सो आएगा, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमाइडो। बाकी फिर से लीगेंड पे आ जाओ, पहले डाई अमीन, डाई क्लोरो कोबाल्ट 3। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट आई हैव एक्सप्लेन 2 टाइम्स। डरना नहीं है इतना, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर चांसेस है कि ये एग्जाम में आए, मतलब लेस देन 5%। तो जिस बच्चे को करना है कर लेना, जिस बच्चे को छोड़ना है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने मैंने पहले कराए हैं वो ज्यादा है, ये मैंने इसलिए करवाया कि अगर 5% से कम परसेंटेज या कुछ आ भी गया तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने नहीं किया। देखो यहाँ से नाम लिखना शुरू करेंगे, डाई एक्वा ब्रोमो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ना, जो दो दो स्पीशीज के साथ लगे हैं, इनके लिए म्यू लगता है, यू का पैर खींच दो तो म्यू बन गया। म्यू एच पहले आता है तो इसका नाम हाइड्रोक्सो है, म्यू इसका नाम क्या है, इमाइडो। फिर इधर से फिर लिगेंड पहले लिखेंगे, डाई अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं। इसको किसी ने नोट करना है तो आप कर सकते हो। मैम एक बार कोबाल्ट के बाद बता दो, जब म्यू या लगाए ये उसके वाले बाद। कोबाल्ट के बाद कि इस वाले कोबाल्ट के बाद, इस वाले कोबाल्ट के बाद आप पूछ रहे होगे ना। यस मैम। इस वाले कोबाल्ट के बाद ये दो लगे हुए हैं ना, ये ब्रिजिंग है बेटे, ये इसके साथ भी लगा हुआ है और ये इसके साथ भी लगा, दो लगे हुए हैं दोनों के साथ। ठीक है, तो ऐसे वालों के लिए पहले हाइड्रोक्सो लिखते हैं, म्यू H पहले आता है और आई बाद में आता है। ठीक है, तो इसका नाम तो हमने उसमें किया ही हुआ है लिस्ट में, म्यू हाइड्रोक्सो। म्यू से ही इसका नाम देते हैं इमाइडो। फिर उसके बाद फिर से आजा लीगेंड पे, सेम डाई अमीनो डाई क्लोरो कोबाल्ट। समझ में आया। मैम एक बार मैम किस वाला बोल रहे हो बेटे, अभी अविनाश ने ये वाला पूछा था, इसके बाद मैंने बताया, आप भी यही पूछ रहे हो।
लिखना है मैम कुछ। इस वाले का नेम, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई है सभी को? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में एक्वा पहले आता है, तो डाई एक्वा, इतना समझ आ गया? यस मैम। फिर उसके बाद बी आता है तो ब्रोमो, इतना भी समझ आ गया? यस मैम। फिर उसके बाद कोबाल्ट लिखा हुआ है तो कोबाल्ट और उसका चार्ज 3, ये भी समझ आ गया? यस मैम। तो इतना तो नाम तुमने लिख लिया। अब उसके ऊपर एक लगा है हाइड्रोक्सो, एक लगा है इमाइडो। ये तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि नाम मैंने लिस्ट आपको दे दी है, तो नाम और चार्ज तो आपको लिस्ट से करना पड़ेगा। तो इसका नाम H पहले आता है, तो ये म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू के आगे पीछे लाइन लगानी है, हाइफन लगाना है। फिर म्यू इमाइडो, तो ये म्यू इमाइडो हो गया। अब फिर से इतना नाम लिखो गया, ऊपर वाला भी लिख दिया, नीचे वाला भी। अब इसके पहले लीगेंड लिखने हैं, तो लीगेंड में पहले क्या आता है? डाईअमीन, डाईक्लोरो, फिर कोबाल्ट 3। ठीक है बेटे? यस मैम। अभी तो मैंने तोड़ तोड़ के बताया कि इतना लिख लो, इतना लिख लो, बाकी म्यू लगा दो, दैट्स इट। क्लियर है? ये कंफ्यूजन है यहाँ पे? बताओ। नो मैम, क्लियर। क्लियर है मैम। ऐसे ये आता नहीं है पेपर में, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए करा दिया कि जेई में कुछ % चांसेस बनते हैं, 5% से कम चांसेस है, तो घबराओ मत। ठीक है, ट्राई पर फिर भी करो, हमें मुश्किल देख के डरना नहीं होता लाइफ में। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? यस मैम। यस मैम। सारे मानते हो? चलो एक बार फिर से एक बार इसको रिवाइज करो। ओके मैम। बेटा जी ठीक है? यस मैम, बिल्कुल मैम। चलो, मैंने इसलिए हॉल्ट दे दिया कि आपको लगे ना कि हमें मुश्किल है, हमने नोट नहीं किया था। एक सेट बस और कर लेते हैं, फिर वीबीटी की कुछ एग्जांपल्स पे चलेंगे। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा हार्ड सा सेट आ जाए। एक बार बैक वाला करवाऊं जिसमें फॉर्मूला लिखने हैं, यस मैम, करा दो मैम। है ना? वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एनसीईआरटी में भी है। राइट द फॉर्मूलाज फॉर फॉलोइंग। अभी हमने नाम लिखे हैं, अब वो नाम होंगे, फॉर्मूला बनाने हैं। पहला है बेटे डाइसाइनो आर्जिनेट 1 आयन। हाँ जी बताओ, इसका क्या बनेगा? सिम पहले क्या है बेटे? मेटल कौन सी है? आर्जिनेट। हाँ, आर्जिनेट ना एक नेम है सिल्वर का। सिल्वर भी होता है, एंड अनदर वे ऑफ कॉलिंग इट इज आर्जिनेट। ठीक है? और आर्जिनेट क्यों लिखा हुआ उसने, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, 2 साइनाइड है तो सिल्वर के साथ 2 साइनाइड हो गए। ठीक है बेटे? अब इस पे -1 चार्ज होगा, तब यहाँ पे +1 आएगा। आप बोलोगे मैडम आपको कैसे पता? पहले आप करके देखो, फिर मैं बताती हूँ मुझे कैसे पता। सिल्वर पे चार्ज x आ गया, 2 इंटू साइनाइड -1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू +1। इतना तो सब बच्चे जानते हैं कि सिल्वर पे चार्ज हमेशा क्या होता है? +1, और ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ के नेम को चेक करना था ना, तो मुझे सबसे पहले देखना था कि इसमें 8 लगा हुआ है। उसने पता क्यों सिल्वर नहीं यूज किया? क्योंकि सिल्वरेट कभी नहीं होता। ठीक है, सिल्वर हम तब यूज करते हैं जब वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता। ये आर्जिनेट क्या शो करता है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसने आर्जिनेट दिया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट। 8 ये शो करता है माइनस है, डाइसाइनो 2 साइनो और सिल्वर। जब -1 लगेगा इसके ऊपर, ये मैंने अपने आप से लगाया -1 चार्ज, क्योंकि आयन दिया हुआ था ना। अगर आप -1 नहीं लगाओगे ना, तो आपके पास +1 का भी आ ही नहीं सकता। ठीक है? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। क्लियर है बेटे? यस मैम। सेकेंड देखो एग्जाम्पल।
सेकंड है टेट्राक्लोरो डाईअमीन निकलेट 2 आयन। अब टेट्राक्लोरो मतलब 4 क्लोरो, डाई अमीन मतलब 2 अमीन, निकलेट मतलब निकल। बाकी आयन के ऊपर कितना चार्ज आना है? -2। ये मुझे कैसे पता लगा? पहली बात तो यहाँ पे 8 लगा हुआ है, 8 का मतलब है नेगेटिव। दूसरा इस पे 4 अगर है तो उसके साथ +2 देना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना +2 चार्ज। कैलकुलेट करके देख लो, निकल x 6 इंटू क्लोराइड -1 +2 इंटू 0 टोटल चार्ज -2। x इज इक्वल टू 6 नहीं है 4 है, सॉरी, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। बना के नहीं +2 चार्ज? बताओ। Yes, ma'am. जब भी Cl -4 हो तो ऊपर -2 लगा दो, तो मैथमेटिक्स इतना तो हम जानते ही है कि -4 उधर जाके +4 हो जाएगा और आंसर +2 आ जाएगा। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस। ठीक है बेटे। Yes, ma'am. यस मैम। सी देखो इसमें, हेक्सा एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड। यस मैम। Done, ma'am. हेक्सा क्लोरो डाईअमीन निकलेट 2 आयन। अब निकल है ना तो निकलेट आ गया, हेक्सा क्लोरो मतलब 6 क्लोरो, डाई अमीन मतलब डाई अमीन। ठीक है, हेक्सा क्लोरो प्लेटिने, अच्छा डाई अमीन ना मेरे से लिखा गया, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए क्योंकि 8 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही नहीं सकता। हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4 आयन, बस इतना ही है, प्लेटिनेट 4 आयन। चलो तुम दो इसको ट्राई, क्या बनेगा? गिव इट अ ट्राई। मैम लिखा गया है हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, yes anybody? अरे कोई तो बताओ क्लास में, किसी से भी नहीं हुआ? मैम। H2। मैम हो बोलो बेटा। मैम PT हाँ जी, Cl6 हाँ जी। मैम H2O6। ऑक्सीडेशन नंबर मैम -4 -4 करेंगे तो चार्ज 4 आ रहा है, देखना जरा मैम। कैसे आ नो रहा मैम, नहीं है। आता, एक्स 4 नहीं आ रहा मैम। Cl -1 बराबर -4, तो x तो +2 आ रहा है, तो यहाँ पे तो फिर +2 होना चाहिए, पर यहाँ पे तो चार्ज 4 दिया हुआ है, यस मैम, नहीं आ रहा। तो फिर क्या करें? मैम -2। शाबाश, -2 कर लो। तो वो तो सिंपल सिंपल हल्का फुल्का मैथ है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो अब चार्ज कितना आएगा? +4। +2। ठीक है, करेक्ट। आप लोगों ने अपनी करेक्शन भी खुद ही की है। 4 सोडियम टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट 2। चलो इसका बताओ। आप पहले तो इसका पोर्शन कर लेते हैं, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट के ऊपर टेट्रा क्लोरो। अब इस पे 2 कब आएगा? जब -2 होगा, तो अगर -2 है तो यहाँ पे भी +2 होगा, हो गया। देख लो चार्ज निकाल के, x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। क्लियर है बेटे?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. E है पोटाशियम प्रीवियस स्लाइड शो कर। मैम हो गया। ठीक है, पोटाशियम हेक्सा साइनो फेरेट। देखना बेटा इसको, पहले तो फेरेट का आयरन, हेक्सा साइनो को CN और पोटाशियम फेरेट के पीछे चार्ज दिया हुआ है 2। ठीक है, अब इस पे 2 चार्ज कब आएगा, जब 4 माइनस होगा। अब ये 4 माइनस है तो ये 4 प्लस होगा, हो गया। पोटाशियम चार्ज निकाल के देख लो, x minus 6 is equal to -4, x comes out to be +2. नेक्स्ट है बिस इथिलीन डाईअमीन कॉपर 2 आयन। अब कॉपर है, बिस इथिलीन डाईअमीन मतलब ट्वाइस दिया हुआ है, कॉपर 2 है 2 प्लस, क्योंकि ये तो न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इस तरह का IUPAC नेमिंग आपको आ सकता है, और CBSE में, स्टेट बोर्ड में और JEE हर तरह के उसमें आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड में। तो इससे IUPAC नेमिंग का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, वर्नर्स थ्योरी का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि बॉन्डिंग कैसे होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट वाला बता दो एक बार। लास्ट वाले में बेटा बिस का मतलब ट्वाइस होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि अगर किसी के खुद के नाम में लीगेंड के डाई आता है ना, तो उसको फिर डाई डाई 2 बार नहीं लिखते, डाई इथिलीन डाईअमीन नहीं होगा, फिर उसका होगा बिस इथिलीन डाईअमीन। बिस का मतलब है 2 टाइम्स, डाईअमीन इथिलीन डाईअमीन 2 बार लगा हुआ है तो 2 टाइम्स हो गया। EN होता है इथिलीन डाईअमीन। इसके लिए तो आपको लिस्ट ऑफ लीगेंड लर्न करना पड़ेगा ना, जो हमने उस दिन किए थे। और उसके बाद कॉपर, कोबाल्ट लिख दिया मैंने, शायद इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। कॉपर है और बाकी 2 आयन है तो +2। यहाँ पे कोबाल्ट नहीं है बेटे, कॉपर ही है। यस मैम। चले आगे अगर आपको ये क्लियर है। मैम Yes, Yes. ma'am. चलो, उसके बाद है बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रिगार्डिंग द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग होती कैसी है, बॉन्ड बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द D ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मोस्टली व्हाई द D ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोस्टली देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है। आपको पता ना, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। तो पहला रीजन है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द मेटल, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द मेटल। D ब्लॉक की मेटल में और S ब्लॉक की मेटल में बहुत डिफरेंस होता है। S ब्लॉक की मेटल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो आपके पास इतने सारे लीगेंड से बॉन्ड नहीं बना सकते, इतने सारे लीगेंड को अपने सराउंडिंग में नहीं रख सकते। ठीक है, तो मेटल, अब आपने देखा है कहीं पे 6 लगे हुए हैं, कहीं पे 4 लगे हुए हैं, इतने सारे लीगेंड्स मेटल के अराउंड लगे हुए हैं। तो इतने सारे लीगेंड्स मेटल के अराउंड लगे हुए हैं, तो दिस इज अंडरस्टूड ना कि मेटल को इतने सारे लीगेंड को अकोमोडेट करना है अपने साथ। तो अगर मेटल का खुद का साइज बहुत बड़ा होगा तो वहां पे रिपल्शंस आएंगे। तो सबसे पहला रीजन हो गया ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ मेटल। सेकेंड, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट D ऑर्बिटल। ये लुईस एसिड है, इनके पास वेकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है, और जितनी भी मेटल्स हैं S ब्लॉक की, उनके पास वेकेंट D ऑर्बिटल्स है ही नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट D ऑर्बिटल्स, vacant D orbitals. This is the second condition. And the third condition is the presence of the highest positive oxidation state. The tendency to exhibit
द लार्ज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ज्यादा पॉजिटिव होगा तभी तो वो नेगेटिव से कंबाइन करेंगे। या इसका आंसर जो मैक्सिमम पेपर में लैंग्वेज यूज करता है इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं हाई न्यूक्लियर चार्ज। बोथ द वेज ऑफ राइटिंग आर करेक्ट। हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो ये आपके 3 रीजन है। पहला कि मेटल का साइज छोटा होता है तो काफी सारे लिगेंड्स के साथ कंबाइन कर लेता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और थर्ड उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट काफी होती हैं और हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है जिससे वो नील लिगेंड के साथ कंबाइन कर लेता है। तो ये कुछ आपके पास बॉन्डिंग था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्यों होती है, मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्यों होती है। अब तो 2 थियरीज है बॉन्डिंग की, इसको लिख लिया आपने? यस मैम। यस। मैम 1 मिनट रुक जाओ। डन मैम, हो गया। 2 थियरीज हैं टू एक्सप्लेन the bonding in the coordination compounds। 2 थियरीज हैं जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग एक्सप्लेन होती है। पहली थियरी है वीबीटी। वीबीटी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब ये वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है? देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी के ना कुछ पोस्टुलेट्स हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी कंसिडर करती है कोवेलेंट बॉन्ड। इसके मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड होता है किस किस में? मेटल एंड लिगेंड में। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड द सीएफटी। सीएफटी नेक्स्ट थियरी है जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको पढ़ने के बाद। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ द थियरी क्या है, मतलब कैसे एक्सप्लेन होता है? सबसे पहले है द सेंट्रल मेटल एटम। अब तो आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन makes the availability of vacant number of vacant orbitals, number of the vacant orbitals equal to the coordination number, equal to the coordination number। जैसे मैं इसी की बात कर लूं CONH3 6 2+। ठीक है, अब इसमें कोबाल्ट 2+ है तो कोबाल्ट 2+ हो गया 3D7। हाँ, नेक्स्ट क्लास तक सबको 21 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लेनी है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कोबाल्ट 2+ 3D7 होता है। आप 3D7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करोगे? 1 2 3 4 5 6 and 7। तो दिस इज 3D7। आफ्टर द 3D7 दिस इज 4s and after the 4s this is 4p। ठीक है, तो these are the complex you can say structures। अब इसमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि देखो बॉन्डिंग पता कैसे होती है, एक स्पीशीज एम्प्टी ऑर्बिटल देता है और एक बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो 2 के 2 लीगेंड देते हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 लीगेंड एक एक पेयर डोनेट करेंगे तो इसको एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराने हैं। अब ये 4s है 4p और इससे नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल क्या होगा? 4d होगा। तो इसको 6 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 ऑर्बिटल्स यहाँ से इसको मिल जाएंगे। अवेलेबिलिटी इसलिए करवाई है, हो सकता है कि ये पेयर करके यहाँ पे खाली कर ले
पेयर कब करेगा नहीं करेगा वो नेक्स्ट पॉइंट में समझ आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको मेटल क्या देता है, मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल देता है। कितने एम्प्टी ऑर्बिटल लेने हैं, जितना कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना है, 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के बराबर है। ठीक है, तो 1 2 3 इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 4 5 एस P3D3 3। मैं इसको नेक्स्ट वाले पेज पे लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से ना ऊपर नीचे होने से गड़बड़ हो रही है। इसको नेक्स्ट वाले पे कर देते हैं, रुको। Yes. CONH3 6 and the Cl3 was the case. ठीक है, अब कोबाल्ट को चाहिए 6 ऑर्बिटल्स, है ना। अच्छा, मैंने मेरे ख्याल से 2 वाली एग्जांपल ली थी, तो यहाँ पे 2 होगा। तो कोबाल्ट 2+ है, कैसे करेगा, 3D7 है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आप नोट कर लेना, ठीक है, ये वाली एग्जांपल। वैसे तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, तो पोस्टुलेट में आ रही है, तो मैं कह रही हूँ दिस इज 3D। और ये है आपके पास 4s, ये है आपके पास 4p, और ये है आपके पास 4d। तो इसको 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल करा देता है मेटल का, मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट। और कितने कराने हैं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बेटा इसका 6 है ना। इसके पोस्टुलेट आपको मुश्किल लगेंगे, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मुश्किल तो पोस्टुलेट भी नहीं है, बस ये कि थ्योरेटिकली लिखने में थोड़े लग रहे हैं अलग। बाकी जब आप करोगे तो आप कहोगे तो बहुत आसान है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन वाला ही है टॉपिक। सेकेंड पोस्टुलेट है इसका कि डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। अब जो क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑन द मेटल बेटे, अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, जब बताऊंगी तो रिपीट कर दूंगी। अभी तो मैंने लिखा भी नहीं सेकंड पोस्टुलेट, अब इसमें क्या रिपीट करूं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑन द मेटल अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन, बेटा undergo the hybridization to form new set of orbitals of same energy and shape। हमने पहले स्टेप में क्या किया, 3 स्टेप है बस इसके। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि तो अब क्या होगा, पहले स्टेप में हमने क्या किया कि 6 ऑर्बिटल, 6 लिगेंड थे ना, तो जितने लिगेंड हो उतने एम्प्टी ऑर्बिटल हमें चाहिए। 3D के बाद क्या आता है 4s, 4s के बाद क्या आता है 4p, और 4p के बाद क्या आता है 4d। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल हमने ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी तक इन सबकी एनर्जी अलग अलग है। 4s की एनर्जी अलग है, 4p की एनर्जी अलग है, और 4d की एनर्जी अलग है। तो जब इनको मिक्सिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, sp3d2 बन जाएंगे, यानी कि इनकी क्या हो जाएगी, सेम एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, sp3d2 इनकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो sp3d2 is a hybridization and as a result of the hybridization they turn out to be of the same energy। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, सारे सेम एनर्जी के हो जाएंगे।
तो इससे क्या होगा कि अब आप लिगेंड के इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में डालोगे। और थर्ड स्टेप बहुत आसान है, द लिगेंड, ये एक बार रिपीट करना। किसको रिपीट करूं? मैंने लिखा क्या, टू फॉर्म? मेरे को ना आपकी आवाज क्लियर नहीं। मैम सेकंड स्टेप में क्या लिखा है ये? सेकेंड पॉस्टुलेट ये है कि फर्स्ट स्टेप में जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपने जनरेट करवाए हैं वो सारों की हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग से क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स पहले अलग अलग एनर्जी के होते हैं वो सेम एनर्जी के हो जाएंगे। ठीक है। मैम अब ये टू फॉर्म के आगे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है द लीगेंड्स डोनेट। अब लीगेंड्स क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं। लीगेंड्स डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, लीगेंड डोनेट करेंगे। लीगेंड डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। अब एम्प्टी पहले स्टेप में किए, हाइब्रिड दूसरे स्टेप में किए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल बेटा, orbitals of the metal to form the coordinate covalent bond, to form the coordinate covalent bond। ठीक है, इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो लिगेंड्स डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। तो ये तीन पॉस्टुलेट हैं, लेट्स अप्लाई देम, क्योंकि पॉस्टुलेट कहीं भी लिखने नहीं आते, जहां भी आपको करना है इनको अप्लाई करना है। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, लेट इट बी, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आ गया CrH2O6 और 3+, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, वो तो वैसे भी दिख ही रहा है, पर चलो फिर भी, क्रोमियम X 6 इंटू वाटर 0 +3। तो X पे जितना चार्ज आ गया वो आ गया +3, तो ये +3 चार्ज आ गया। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चों को पता होगी, वो होती है 3d 5n 4s1। पर इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जब क्रोमियम +3 में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 3d3। ठीक है, तो ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हमने d ऑर्बिटल्स में रख लिए, 1 2 एंड 3। तो दिस इज अ 3d, आफ्टर दैट इज अ 4s एंड आफ्टर दैट इज अ 4p। अब उसके बाद आपको नेचर ऑफ लीगेंड चेक करना है। जैसे वाटर है, वाटर होता है वीक लीगेंड। ठीक है, अभी के लिए आप इसको लर्न कर सकते हो, नेक्स्ट थियरी में हम इसकी एक सीरीज लिखेंगे जिससे पता लग जाता है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। वीक लीगेंड का मतलब होता है लेस रिपल्शन। किस किस में, क्योंकि लीगेंड के ऊपर भी ये रिपल्शन है, ये रिपल्शन लिखा है, ठीक है मैंने, लेस रिपल्शन बिटवीन द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स, मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द लीगेंड। मेटल्स के ऊपर भी क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, लीगेंड के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों में रिपल्शन होती है, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स में और लीगेंड में। ठीक है, लेस रिपल्शन होती है जब आपका वीक लीगेंड होता है, और उसमें होती है नो पेयरिंग। रिपल्शन के कारण क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी आप पेयरिंग नहीं करोगे, मतलब जैसे पड़े हुए हैं वो वैसे ही पड़े रहेंगे। वैसे भी जब पेयरिंग करनी है तो यहाँ पे 3 में आपको हमेशा सेम रखना होता है इलेक्ट्रॉन्स। मेरे कहने, चलो आप फिलहाल जो कॉम्प्लेक्स कर रहे हो उसको समझो, नहीं पेयरिंग हो रही मतलब नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वाटर है। कब होती है वो नेक्स्ट केस में देखेंगे। अब पहला पोस्टुलेट क्या था, एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट करो। कितने एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट करो, 6। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 आपस में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, D2sp3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पानी के 6 मॉलिक्यूल। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे आएंगे, और एक एक मॉलिक्यूल वाटर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनके एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, एक एक वाटर मॉलिक्यूल ने दिया। अब इसका क्या क्या आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। और जब भी, मैं अगले पेज पे वैसे ये बात लिख भी दूंगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आती है हमेशा।
Octahedral structure means D2sp3 hybridization. Always remember. And बाकी इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डाइपोल मूवमेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है? म्यू है इसमें डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट निकालने का फार्मूला होता है रूट ऑफ n इंटू n+2। 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 इंटू 3+2 15, 15 bm। bm यूनिट होता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। मैम तो ये ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो जाएंगे। हाँ जी अविनाश, फुली फिल्ड हो जाएंगे। जब भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल्स के एम्प्टी ऑर्बिटल में तो ये फुली फिल्ड हो जाते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप इसी को कॉपी पे नोट करो। चाहे 2 कॉम्प्लेक्स करो आज की डेट में, उसको अच्छे से नोट करो, कॉपी पे नोट करो। जहां नहीं समझ आता है पूछ लो, मैं आगे नहीं करवा रही हूँ अभी। आप पहले सारा कॉपी पे लिख लो, तसल्ली कर लो, फिर जहां से जो नहीं समझ आता पूछ लो। वी वॉन्ट मूव अहेड, क्योंकि बेसिकली तो आपको समझ आना चाहिए, ये आना है पेपर में, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप ले लो 2-3 मिनट, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से। मैम थोड़ा सा रिपीट करना। कौन सा बेटे? मैम यहाँ पर H2O के मैम जो इलेक्ट्रॉन, मैम जो यहाँ H2O से किए हैं मैम, XX लिखा है ये वाला। H2O जो भी कोई लिगेंड है ना, उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे डोनेट किया। मैंने XX इसलिए लिखा है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन से इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन वाटर के हैं। तो एक वाटर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब एक पेयर दिया। तो जब भी बॉन्ड बनता है ना, हमेशा लीगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं और मेटल का लगता है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में लीगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देता है। तो जब वो एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देता है तो जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए तो इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और जब आप इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखोगे ना, तो कुछ ऐसा होगा, जैसे हमने क्या लिया था, क्रोमियम और वाटर लिया है। तो क्रोमियम के साथ जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं ना, वो सब डेटिव बॉन्ड से लगे हुए हैं। H2O। आप सोचोगे मैडम ने उल्टा क्यों लिखा है? मैंने उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, ना कि हाइड्रोजन।
तो मैं अगर H इसके साथ लगा दूंगी तो गड़बड़ होगा, तो H2O 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 एंड H2O, इसमें जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है। और ये इस तरह की ज्योमेट्री में निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ? जिस स्टूडेंट ने पूछा था उसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा जिसका क्वेश्चन था उसको क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा पूछिए कि क्या नहीं समझ में आया। यस मैम अमीशा, फिर आप वो भी तो बोल सकते हो अनम्यूट करके। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये करके बताओ, जो जो मैंने किया वही सब कुछ करो। चलो आप करो। अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है अमीशा, इसको करके दिखाओ। जहां पे आपको नहीं आएगा आई विल हेल्प यू। हमेशा एक बात याद रखना, क्योंकि मुझे पता है आप ये वाली गलती करोगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। कौन सी दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? एक तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है D2sp3। ठीक है, D2sp3 का मतलब है ये वाला D अंदर वाला होगा 3D, और ये दोनों बाहर वाले होंगे 4s एंड 4p, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर D। जब आपके पास दूसरी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है ये, जिसमें ये भी 4s होगा, ये भी 4p होगा और ये भी 4d होगा, तो इस वाले को बोलते हैं आउटर D। इसको छोड़ के आप अपनी मर्जी से ऐसे मत करने लग जाना कि मैडम हम तो पेपर में D4sp लिखा है, वो गलत है। मैडम हम पेपर में D3sp2 लिखा है, वो भी गलत है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो ही आंसर आ सकते हैं, sp3d2। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये बात ध्यान में रखना कि इन दोनों के अलावा मेरे को और कोई आंसर मत देना। हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास की बात है, ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बेटा दो ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ये और ये। अब ट्राई आउट करो इस क्वेश्चन को, जहां तक कर पाए इट्स ओके। धीरे धीरे करेंगे, अभी इस थ्योरी को 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन में और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। करो चलो, गिव इट अ ट्राई। हाँ जी, किस बच्चे ने कहाँ तक किया बेटे? चार्ज किस किस स्टूडेंट का निकल गया यहाँ पे? यस मैम, मैम +2। क्रोमियम +2, यहाँ तक किसका हो गया? यस मैम।
अच्छा चलो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैम 3D 4s। ठीक है, अब क्रोमियम +2 बताओ। 3D4 शाबाश। अब 4 में कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें रखे हैं वो बताओ। मैम यस मैम यस चलो मैम। अगले वाला स्टेप बताओ। हमें मैम सबसे पहले 4s 4p एंड 4d। शाबाश, कितने 4 बच्चों ने 4s 4p और 4d लिखा है यहाँ पे? यस मैम। शाबाश, एक्सीलेंट। एब्सोल्युटली रॉन्ग अविनाश। ठीक है, आपके पास कहाँ दिख रहे हैं D2 ऑर्बिटल? D2 खाली है जो आप D2 बोल रहे हो मेरे को? मैम वेयर इज sp3d2 एब्सोल्युटली करेक्ट। यस मैम। D2 तो है ही नहीं। D2 का आंसर तब आता जब D खाली होता, तो एक थोड़ा ले लेंगे। हमें या तो ये आंसर लिखना है या तो ये आंसर लिखना है। ऑक्टाहेड्रल में दो ही आंसर आ सकते हैं, तो ये तो D अवेलेबल ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? sp3d2। sp हैंड रेस करो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया था। गुड, जितने भी बच्चों ने कर लिया दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। क्या रिपीट करूं बताओ मुझे? यहाँ तक तो मुझे बच्चों ने ही करवाया, ये भी मुझे बच्चों ने ही कराया, इसमें मैं क्या रिपीट करूं बताओ मुझे? बता दो ना आपने मैम चैट कैसे। बॉक्स में आंसर लिखा D2sp3। आप मुझे एक बार रिपीट करके बताओगे कि आपके पास D2 खाली हैं दो? आपको D2 खाली दिखाई दे रहे हैं जहां पे आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे? मैम एक ऑर्बिटल खाली होगा तो D2 नहीं लिख सकते? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वो बात आपने सुनी ही नहीं मेरी। मैंने क्या लिखा, कहाँ पे D1 है कहीं पे बताओ? मैंने नो दो मैम। आंसर में किसी में भी D1 लिखा है अविनाश? नो मैम। तो फिर आप कैसे ले रहे हो? जब मैंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल दो ही तरह की मिक्सिंग से बनता है, या D2sp3 से या sp3d2 से, आप इनके अलावा कोई और आंसर दे ही नहीं सकते। पहले आपने Yes, चैट बॉक्स ma'am. में रिप्लाई कर दिया D2sp3, और अब आप कह रहे हो एक डी ले लो। D2sp3 जो आपने आंसर दिया उसका इसलिए आंसर गलत है क्योंकि D2 है ही नहीं। अब जो आप मैंने आंसर मैम दे रहे हो एक कि ऑर्बिटल ले मैडम, लिया तब उसका किया मैंने। अब आप अगर कह रहे हो कि मैडम एक और ऑर्बिटल ले लो, तो मैंने तो कहीं पे D1 लिखा ही नहीं। यस मैम देखा था मैम, सॉरी मैम। तो बेटा आप पेपर में ये मिस्टेक करोगे तो वो तो ऑप्शन में भी नहीं होगा, वो इतना गलत आंसर है। मतलब पेपर में ये ऑप्शन में भी नहीं होता चारों में से। तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करो क्लास पे। तो sp3d2 होएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस क्वेश्चन में? Ma'am, 4. शाबाश, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? √n इंटू n+2। N into n plus 1. 4 इंटू 1 नहीं होता बेटे, 2 होता है। 2. Yes, ma'am. 4 आ जाएगा। 24 bm उसका यूनिट है। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी डाइपोल मोमेंट का आंसर 4 पॉइंट कुछ आता है। जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी डाइपोल मोमेंट का आंसर 2 पॉइंट कुछ आता है। जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी डाइपोल मोमेंट का आंसर 1 पॉइंट कुछ आता है। तो इस तरीके से लेते हैं। हाँ शिवानी बोलो, शिवांगी। ठीक है बेटे। यस मैम। शिवांगी यू हैव रेज द हैंड, पूछो क्या पूछना है। मैम गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा कोई बात। चलिए एनी हाउ, मैं एक बार ये वीबीटी सारा दोबारा से दिखा देती हूँ, जिसको कुछ पूछना है पूछ लो। इन 3 पोस्टुलेट में, 3 पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों बनाते हैं ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। अच्छा ठीक। नो मैम। यहाँ पे बेटा मैंने वीबीटी के पॉइंट नंबर 1 लिखा है, जिसका सिर्फ थ्योरी यहाँ है, बाकी पॉइंट नेक्स्ट उसमें है। तो अगर किसी को यहाँ से कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये इसका है ऑर्बिटल बने हुए। ये 3 पोस्टुलेट है वीबीटी के, पहले का थ्योरी पीछे था,
और ये आप पूछ सकते हो। यस और नो बेटा? No, ma'am. चलो फर्स्ट एग्जांपल को देखो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। मैम एक बार लास्ट सेल निकालना। दीपिका इसका आंसर यहाँ पे लिखा है बेटे। D2sp3 में 3D यूज होता है और sp3d2 में 4D यूज होता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। इसमें इनर वाला D यूज होता है, उसमें आउटर वाला। Okay, ma'am. मैं एक बार फर्स्ट एग्जांपल आपको फिर से दिखा देती हूँ, देख लो इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो। मैम इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई? बेटे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल पीछे खाली मिल गए थे इसलिए। 6 चाहिए ना आपको ऑर्बिटल खाली? यस मैम। तो Yes, 6 ma'am. 2 यहाँ से मिल गए, 3 4 5 6, इसलिए आया D2sp3। यस मैम। अगले वाले कॉम्प्लेक्स में, नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक था, एक तो आ ही नहीं सकता, या तो D2sp3 होगा या सीधा ही फिर sp3d2 होगा, तो इसको पड़ा रहने दो, फिर sp3d2 होगा। और दोनों में डिफरेंस इसलिए है कि इसमें 4D लिया था और पिछले वाले में 3D लिया है। एक को इनर डी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, दूसरे को आउटर डी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बताओ ठीक है बेटे? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो No, मैम। हम न्यूमरस एग्जांपल्स करेंगे वीबीटी की, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था आईयूपैक नेम, और इस वाली क्लास में हमने आईयूपैक नेम की और प्रैक्टिस करी, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम भी मिल जाए आपको घर पे रिवाइज करने के लिए। तो इस वाली क्लास में भी हमने जस्ट वीबीटी स्टार्ट करी है, काफी सारी एग्जांपल्स करेंगे, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट प्लीज जो जो आपको किसी क्लास में पढ़ाया जाता है ना, उसको ध्यान में रखना है। और मुझे पता लगे कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेने आ रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि ऑक्टाहेड्रल आ गया मैडम, D4sp है, तो फिर ये गलतियां बहुत बहुत पीछे ले जाती हैं हमें, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में D4 D2 D4 D1 D3 ऐसा कुछ भी नहीं आता, या तो D2sp3 आता है या sp3d2 आता है, और इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास को करते हुए कंफर्टेबल रहोगे। काफी मैम example- हाँ जी। अगर मतलब 3D ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल है और 4D का लें तब नहीं होगा? नहीं, तब भी नहीं होगा। सिर्फ इन दोनों दो ही केस हो सकते हैं, या तो पिछले दो या अगले वाले डी के दो, बाकी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई आंसर कभी ऑक्टाहेड्रल का आ ही नहीं सकता। No, ma'am. डन मैम। ठीक है बेटे? Yes, ma'am. मैम डन मैम। ओके जी, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। 2 मिनट वेट कर लेते हैं मैम की। Yes, ma'am.